नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ बेहद सरल, सहज और शालीन नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले नेता हैं और इनको कौन नहीं जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, कैसे हैं आप? पहला सवाल, नीतीश कुमार को धोखेबाज कहने के बाद भी फिर भी आप उनके सरकार में शामिल हुए, क्यों? देखिए, परिवार में भी कई बार गुस्सा की स्थिति में आदमी कुछ बात अपने परिवार के सदस्यों से भी बोल देता है। तो लेकिन उस बात को लेकर आगे फिर लंबे दिनों तक ध्यान में रखना और उसी को लेकर चलना न तो परिवार के इंटरेस्ट में होता है, ना किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में होता है। कभी हो सकता है, हालांकि हम कोशिश करते हैं इस तरह के शब्दों से बचने की, लेकिन हम पूरे राजनीतिक जीवन में अब गारंटी तो नहीं कर सकते। कहीं से रिसर्च करके आपने अगर वो शब्द लाया हो तो सकता है कि कभी हमने इस्तेमाल किया हो, जबकि मुझको कोई ध्यान नहीं है कि धोखेबाज वर्ड कभी हमने यूज किया है। लेकिन फिर भी कभी निकल गया होगा तो परिस्थिति या संदर्भ ऐसा होगा जिसके चलते निकल गया होगा। तो उस बात को छोड़कर फिर आदमी आगे बढ़ता है हर जगह, तो इसलिए अब उसकी चर्चा करने की ज़रूरत आज की तारीख में नहीं है। आपका गठबंधन हमेशा उस पार्टी से होता है जो सत्ता में है, ये सहयोग है कि रणनीति है? नहीं, यह कहना तो बहुत उचित नहीं है। हमारा गठबंधन 2019 में महागठबंधन से हुआ था। तब तो हम सत्ता भारत सरकार में मंत्री थे और मंत्रिपरिषद छोड़कर हम आए थे महागठबंधन के साथ। महागठबंधन की तो कोई पार्टी सत्ता में न तो बिहार में थी न दिल्ली में थी। तो यह कहना कि गठबंधन उसके साथ जो सत्ता में होते हैं, यह तो मेरे ऊपर आरोप सही नहीं है। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि आप हमेशा सत्ताधारी में ही रहते हैं। नहीं, बिल्कुल इसके उलट स्थिति है। ये आप ठीक से रिसर्च कीजिए, बिल्कुल ठीक उलट स्थिति है। हम सत्ता से हमेशा संघर्ष में जाते रहे हैं। हमने कई बार सत्ता को छोड़ा है, जिसमें हम जब पहली बार 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले जो संघर्ष का पूरा समय था शुरुआत से लेकर अंत तक, उसमें हम उनके साथ रहे। और जब सत्ता में पार्टी आई तब हम वहाँ से छोड़कर अलग हटे, तो सत्ता से छोड़कर अलग हटे। फिर एक बार गए नीतीश जी के साथ तो राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने दे दी। राज्यसभा की सदस्यता का समय लगभग आधा बचा हुआ था, तो वहाँ से छोड़कर हम सड़क पर आए। फिर उसके बाद इस बार भी जो नीतीश जी के साथ थे तो विधान परिषद और नीतीश कुमार सत्ता में थे, वहाँ से छोड़कर हम आए। तो हम जब आए हैं छोड़कर, सत्ता से छोड़कर हम संघर्ष में आए हैं। हम संघर्ष छोड़कर सत्ता में कभी नहीं गए हैं, जहाँ तक मुझको ध्यान में है। ठीक है, आपने खुद को पिछड़ों का नेता बताया, लेकिन उनके लिए क्या किए हैं? देखिए, पिछड़ों का नेता या किसी खास वर्ग विशेष का नेता होने का दावा हमने कभी नहीं किया है। हाँ, स्वाभाविक रूप से राजनीति हम करते ही हैं इसलिए कि जो वंचित समाज के लोग हैं, न्याय जिनको अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे लोगों को न्याय मिल पाए, ताकि समाज में मुकम्मल न्याय की व्यवस्था स्थापित हो पाए। तो इस दृष्टि से हमारी राजनीति है और उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है। जब हमको जितना मौका मिला हमने उसका प्रयास किया है। अब एग्जाम्पल के लिए तो एक आध बताया जा सकता है, क्योंकि हमको मौका जितना मिला उतना ही हम कर पाएंगे, हमने किया। हम भारत सरकार में जब मंत्री थे तब ने हम जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, खास करके न्यायिक व्यवस्था में अन्याय है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। और उस वक्त लोग इक्का दुक्का शायद बोल रहे होंगे, तब कोई नहीं बोल रहा था। और वह संदर्भ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। और उसका परिणाम धीरे धीरे है कि अब तो राष्ट्रपति जी बोल रही हैं जो बात हम उन दिनों कर रहे थे, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और उसका असर इस रूप में भी है कि सुप्रीम कोर्ट कभी यह नहीं बताता था पहले कि जिन जजों की बहाली हुई है उनका सोशल ब्रेकअप क्या है। इस बार पहली बार बताने का काम उनको करना पड़ा, तो इस तरह का दबाव उनके ऊपर हुआ। तो एक तरह से छोटी उपलब्धि, हमने कोशिश की और धीरे धीरे उसका असर दिखा। हमने जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो बिहार में, इसके लिए आवाज़ उठाई। हम यह कहेंगे कि जब हमने किसी इशू को लेकर आवाज़ उठाई है, हमने सिर्फ समस्या की चर्चा नहीं की, सॉल्यूशन भी बताया है। हमने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, इस बात को लेकर जब आवाज़ उठाई थी, हमने सॉल्यूशन भी बताया था कि क्या क्या बिहार सरकार को करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था बिहार में हो पाए। तो जो उस वक्त हमने
25 सूत्री मांग राज्य की सरकार के समक्ष रखी थी, तब हम भारत सरकार में मंत्री थे। तो उन मांगों में से ही अधिकांश मांग आज राज्य की सरकार ने देर से ही सही मान ली है, कई मांग उसमें से, और धीरे धीरे करते जा रही है। तो हमको खुशी है कि मेरी बातों का आंशिक असर ही, हम नहीं करे कि हमारे चलते ही सारी चीजें हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो हुआ है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। विपक्ष कहती है कि कुशवाहा समाज के नाम पे सिर्फ आप राजनीति अपनी चमकाते रहते हैं। विपक्ष या कोई, मेरा चैलेंज है इस बात पर। आपने पहली बार कहा धोखेबाज, सब तो मैंने चैलेंज नहीं किया क्योंकि भूले में हो सकता है कहीं, लेकिन विपक्ष या कोई भी व्यक्ति यह कहे कि हमने कभी कहा हो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं और नेता हम बनना चाहते हैं इस समाज के, नेवर आई सेड लाइक दिस। लेकिन आप तो उसी रूप में देखे जाते हैं ना। देखने वाले जिस रूप में देखे वह तो उनकी मर्जी है। हम इतना जरूर इसमें जोड़ेंगे, हम जब न्याय से वंचित लोगों की बात करते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुशवाहा समाज भी है, जिनको न्याय मिलना जितना चाहिए था नहीं मिला, तो कुशवाहा समाज के लोगों को लगता है कि हमारी बात यह कह रहा है। लेकिन हम सिर्फ उसकी बात नहीं करते, समाज में दूसरी जात के भी लोग हैं और वहाँ भी अन्याय है तो उसके खिलाफ भी हम बोलते हैं। तो उसमें कुशवाहा समाज भी, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको अपनी आवाज़ समझता है, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ाव महसूस लोग करते हैं। उनको लगता है कि इसके साथ हम स्वर में स्वर मिलाएंगे तो न्याय हमको भी मिलेगा। तो इस बात के लिए लोगों का रुझान हो सकता है, लेकिन हमने अपनी ओर से कभी नहीं कहा कि इस समाज के हम कोई ठेकेदार हैं, दावेदार हैं। लेकिन जनता तो आप पे भरोसा करती है कि कुशवाहा समाज के लिए स्पेसिफिक अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा हैं और वहीं करेंगे। हाँ, तो हमने कहा ना कि कारण इसका यही है। मानते हैं ना कि आप कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, आप मान भी नहीं रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि हम एक समाज के नहीं, जो भी न्याय से वंचित पीड़ित लोग हैं, चाहे जिस जाति के लोग हों, सबकी आवाज़ हम हैं, जितना मुझसे संभव है। हम ये नहीं करें कि सबकी आवाज़ हमें अकेले हैं, लेकिन जितना मुझसे संभव है हम सबकी बात करते हैं। और उसमें उसी फोल्ड में क्योंकि कुशवाहा समाज भी आता है तो निश्चित रूप से उसकी भी आवाज़ मतलब विशेष लोग कुशवाहा समझते हैं। नहीं, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा के लिए कर रहे हो ऐसा नहीं। ठीक है, आपकी पार्टी में कोई और दूसरा बड़ा चेहरा क्यों नहीं है? अब वो तो जो नहीं है उनसे पूछिए कि क्यों नहीं है, वो मेरा विषय तो है नहीं। सुनने में आ रहा है कि इस बार सीटों के बंटवारे की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट में निपटा दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसी बात? देखिए, पिछले बार भी लोकसभा के टाइम हमने सूत्रों के मुताबिक बताया था, आप गुस्सा गए थे कि कहाँ से खबर लाते हैं श्रीकांत जी आप, और वही खबर सच हो गई थी। अब फिर से हम सूत्रों की बात नहीं, लेकिन उस समय खबर सच हो गई, बात ठीक है। तो उस खबर का नुकसान कितना हुआ यह सब लोगों को मालूम है। बिल्कुल नुकसान हुआ। तो आपको क्या लगता है कि फिर से उसी नुकसान को उठाने जैसा काम फिर हम या एनडीए में हमारे कोई साथी करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस समय देखिए देश का चुनाव था और देश में ठीक है शाहबाद या मगध का कुछ इलाका जहां से सीटों की संख्या कम हो गई एनडीए के लिए, फिर भी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो देश का चुनाव था, यहाँ से नहीं वहाँ से सही, लेकिन यह बिहार का चुनाव है। इसमें शाहबाद का इलाका और मगध का इलाका, उन इलाकों के सहयोग के बिना किसी की सरकार बिहार में नहीं बन सकती है। तो इसलिए वहाँ से लोगों का सहयोग का मतलब कि वहाँ एनडीए के लोग जीतें ज़्यादा से ज़्यादा। शाहबाद में भी इसकी आवश्यकता है और जब इसकी आवश्यकता हम एनडीए में सभी साथी महसूस कर रहे हैं तो पुरानी गलती लोग दोहराएंगे, जिसके चलते हार हो गई, उस इलाके में पूरा का पूरा सफाया हो गया। तो पुरानी गलती लोग नहीं दोहराएंगे, उससे सबक लेंगे। सर कितनी सीट लगता है कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा को इतनी सीटें तो मिलनी चाहिए? जैसे अगर हम दूसरे घटक की बात करें तो मुकेश सैनी से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने पूछा तो उन्होंने सीधे बोला कि हम जो जिस समाज से आते हैं 60 सीट तो हमें मिलनी चाहिए। तो हम उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछेंगे कि कितनी सीटों की मांग है। नहीं, कितनी बताने से मत पीछे हटिएगा। नहीं, हम बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ बताना होगा वहाँ बताएंगे ना। लेकिन थोड़ा बता दीजिए, मतलब यहाँ बताने से कोई लाभ तो है नहीं, थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो जिस काम से नुकसान हो और लाभ दूर दूर तक कुछ नहीं हो तो ऐसा काम कौन आदमी करना अच्छा ठीक है सर, जैसे हमने आंकड़ा दिया 4 से 6, तो हम ये बोले कि उससे ज्यादा आंकड़ा है, हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं। क्या 10 से ज्यादा है कि 10 से कम? आंकड़ों पर अभी हम इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बात नहीं कर सकते हैं। जहां बात करनी होगी हम वहां जो बाहर में लोग बोल रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती से हम वहां बात करेंगे। लेकिन बाहर में बोलना मुनासिब नहीं है, न तो एनडीए के इंटरेस्ट में है और न हमारे इंटरेस्ट में है। तो क्यों फिर इस तरह की बात बाहर हम करें?
मतलब मान के चल रहे हैं कि ज्यादा कहीं होगा क्योंकि कम हम बोल दिए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एनडीए वो गलती फिर थोड़ी करेगा। हम फिर कह रहे हैं कि सीटों की संख्या कितनी होगी, क्या हमारे मन में है तो जरूर हमारे मन में, ऐसा हम थोड़े कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जहाँ कहना होगा वहाँ कहेंगे। क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की निजी महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। निजी महत्वाकांक्षा क्या है मेरी? निजी महत्वाकांक्षा की बात अगर होती तो हम तो भारत सरकार में मंत्री थे, उसको छोड़कर आए। अब देखिए, हम लोग जिस परिवार से आए हैं ना, उस परिवार से राजनीति में आते समय जो एक महत्वाकांक्षा पद की होती है, मेरे मन में भी थी। हम ऐसा नहीं करें कि हम बिल्कुल कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा जिस परिवार से आए, हमारी सीमा थी। हम सोचते थे कि शायद कभी सदन में कहीं थोड़े दिन के लिए मेंबर बन जाए, विधानसभा चले जाएं। मुख्य रूप से विधानसभा की ही बात थी। अब तो बिहार की जनता की कृपा है और आप सब लोगों का ब्लेसिंग है कि देश में कोई सदन नहीं है जहां हम सदस्य नहीं बने। तो अब उस रूप में भारत सरकार में मंत्री बन गए। तो हमारे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जैसी कोई चीज़ है नहीं है। भारत सरकार में मंत्री बने, चारों सदन में मेंबर रहे। हाँ, आम लोगों के लिए जो हम करना चाहते हैं उसमें हम कितना कर पाएँ, यह हमारे मन में होता है और इसकी कोशिश हम निरंतर आजीवन करते रहेंगे। आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे, कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी जिसको आपने ठीक कराया? देखिए, इसके संदर्भ में आप जानना चाहती हैं तो एक चीज़ यह जानना पड़ेगा कि जो शिक्षा विषय है यह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है। बिल्कुल। भारत की सरकार का लिमिटेड रोल है डायरेक्ट कुछ करने में। अब केंद्रीय विद्यालय कहीं खोलना हो तो उसमें भी राज्य सरकार का थोड़ा सहयोग चाहिए। नवोदय विद्यालय खोलना हो, पैसा 100% लगेगा भारत सरकार का, लेकिन थोड़ा सहयोग चाहिए। भारत सरकार की मुख्य भूमिका होती है राज्य की सरकारों को सपोर्ट देना, शिक्षा बेहतर हो इस काम के लिए। तो सपोर्ट देना, तो इसमें तो पूरी सरकार थी जो हमेशा से एनडीए की सरकार ने राज्य की सरकार को हर मामले में सपोर्ट दिया ही है। हम जब शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षा की चर्चा हम कर रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था बिहार में किस तरह की हो इसकी बात हम जब कर रहे थे, एक अभियान चला रहे थे हम। और अभियान चलाते हुए हम शिक्षा में सुधार की अपेक्षा, मांग हम राज्य की सरकार से उस वक्त कर रहे थे। और हमने जैसा कि कहा कि हम सिर्फ समस्या नहीं बताते, सॉल्यूशन भी बताते हैं, तो सॉल्यूशन भी बता रहे थे। लेकिन उस टाइम अप्लाई कहाँ हुआ? नहीं, अब हुआ, वही तो हम बता रहे हैं। अब देखिए ना, लेट हुआ ना बहुत। अब लेट हुआ, वो विषय अलग है। अब देख लीजिए, एक उदाहरण हम आपको बताएं। अभी केंद्रीय विद्यालय बिहार में 2 जगह खुलना है, अभी खुल रहा है। एक औरंगाबाद के देवकुंड में जो गोह प्रखंड के अंतर्गत आता है, एक नवादा में। दोनों सैंक्शन कब हुआ था? सैंक्शन जब हुआ था हम भारत सरकार में मंत्री थे। सैंक्शन हुआ लेकिन खुल नहीं पाया। वही जो दूसरा पक्ष हमने कहा कि राज्य की सरकार का सहयोग के बिना नहीं होगा, अब जाकर वह सहयोग मिला तो विद्यालय खुल रहा है। सैंक्शन उसी वक्त हुआ, अगर सैंक्शन नहीं होता, आखिर नवादा और देवकुंड के अलावा और जगह अभी क्यों नहीं खुल रहा है? इसलिए कि सैंक्शन था, आज खुल रहा है। तो हमने जो किया उसका असर अभी दिख रहा है। उस समय राज्य की सरकार जमीन नहीं दे रही थी तो हम क्या करते? तो कुछ विषय ऐसा है जो बिना राज्य सरकार के सहयोग का। अब उसके अलावा जो मांग हमने राज्य की सरकार से उस समय रखी थी कि राज्य में क्या क्या सुधार राज्य की सरकार को करना चाहिए, उसमें हूबहू 25 सूत्री डिमांड हमारा था। हूबहू राज्य की सरकार को, उसमें से कई मांगों को राज्य की सरकार ने आज मान लिया। बिल्कुल। जैसे हम कह रहे थे कि टीचर की बहाली की जो व्यवस्था उस समय थी बिल्कुल गलत थी, उसमें अयोग्य शिक्षक आ रहे थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था में फिलहाल परिवर्तन कीजिए, जल्दी से जल्दी। परिवर्तन राज्य की सरकार ने किया। हमने कहा कि जो लोग बहाल हैं उनकी पात्रता परीक्षा लीजिए, जो योग्य हैं उनको रखिए, योग्य नहीं है उनको दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कीजिए। दूसरे विभाग में तो ट्रांसफ़र नहीं हुए लोग, लेकिन पात्रता परीक्षा हुई, योग्य लोगों को अब प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए बताया। और भी कई डिमांड उसमें से हूबहू राज्य की सरकार आज कर रही है। तो कर रही है। अब थोड़ा सा इसको बोलेंगे तो एनडीए के अंदर की बात हो जाएगी, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सामने वाला इसलिए भी नहीं करता है ना कि शायद इनको क्रेडिट ना चला जाए। यह एक विषय होता है पॉलिटिक्स में, और इसको हम बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, कोई हम इसी तरह से नहीं बोल दे रहे हैं। लेकिन अब इस बात को पकड़ के फिर बाकी व्याख्या मत करने लगिएगा।
इसका नुकसान फिलहाल होगा, लेकिन हमने कहा यह सच कहा है, लेकिन इसकी व्याख्या आप ज़्यादा न कीजिए, आपसे नहीं नहीं आग्रह है। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट आपको कम मिलता है, काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करते हैं, हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप? देखते हैं मिड डे मील का इतना ख़राब हालत है, रोज़ खबरें आ रही हैं, हम रोज़ खबरें करते हैं। शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो टीचर लेट आ रहे हैं, एक तो हमने खुद ही ऑपरेशन किया था बक्सर में, वहाँ पे भी ऐसा है। उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बिहार की शिक्षा अगर ऐसे ही रहेगी तो हम कैसे मान लें कि आने वाली सरकार फिर से मतलब अचानक से सारी शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर देगी? नहीं, अचानक से कोई सरकार नहीं कर पाएगी, कोई सरकार अचानक से नहीं कर पाएगी, अचानक से हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो कुछ भी आप कर रही हैं, आप ठीक बोल रही हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो दुनिया के मुकाबले हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। यह बात 100% सही है, कहने में हमको कोई गुरेज नहीं। अभी तो एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे रिपोर्ट, विदेश की किसी एजेंसी ने सर्वे की, उसमें आया है कि दुनिया भर में जो कॉलेज हैं और हाई स्कूल हैं उसमें लगभग 60% से भी ज़्यादा कॉलेज और हाई स्कूल इस तरह के हैं जहां AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अब बताइए, हाँ, अब वहाँ कहाँ किस लेवल में लोग खड़े हैं और हम किस लेवल में खड़े हैं, तो है। लेकिन आप कंपैरिजन कीजिएगा, पहले बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और इन 10-15 सालों में जो शिक्षा की व्यवस्था हुई है उसमें परिवर्तन भी बहुत हुआ है। हम जो जिस डिमांड की चर्चा कर रहे थे, 25 सूत्री मांग, जिसमें हमने पात्रता परीक्षा की बात की, पात्रता परीक्षा लेने के बाद थोड़ा जरूर क्वालिटी में परिवर्तन हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, इसको आप भी मानिएगा। आप कह रहे हैं टीचर नहीं आते हैं समय पर, हमने अपने डिमांड में यह भी उस वक्त कहा था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इंतजाम कीजिए। हमने तो एक बार यह भी कहा था कि हाई स्कूल जितने हैं बिहार में, उसमें अगर राज्य की सरकार बायोमेट्रिक करने में सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो हम लोगों से पैसा मांग करके और कर देंगे इंतजाम, और मशीन जो आता है, क्या नाम है उसका, बायोमेट्रिक होता है, हमको करता है। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों से डोनेशन लेकर के उतना इंतजाम कर देंगे, राज्य की सरकार करे। उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ है, तो इससे भी सुधार हुआ है। सर कौन से सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक है? नहीं है, अब तो लोग जाते हैं तो उनको, अब जाते हैं उनको करना पड़ता है, अटेंडेंस बनाना पड़ता है। अभी तो सब जगह लगभग हो गया है। आप ठीक से देख, आप 6 महीना साल भर पहले की बात कर रही हो तो अलग विषय है, अदरवाइज हो गया है। अब कहीं कुछ जगह नहीं होगा, जो हो जाएगा, लेकिन शुरू हो गया है और बहुत दूर तक हो भी गया। तो इस तरह से करने से परिवर्तन तो हुआ है। यह बात हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। 2 विषय है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। बाकी क्षेत्र में बहुत कुछ काम राज्य की सरकार ने किया है। नीतीश कुमार जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली घर घर तक पहुंच गई, सुदूर गांव में भी 22 घंटा बिजली अब रहती है, किसान लोग बिजली पर डिपेंड होकर सिंचाई का काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है। शिक्षा में भी सुधार बहुत हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है तो इस काम में राज्य की सरकार लगी हुई है, बहुत कुछ किया भी है इसने, और आगे भी लोगों की उम्मीद है, तो इसी एनडीए के ऊपर उम्मीद है, एनडीए करेगा। लोकसभा चुनाव काफ़ी खराब हो गया था, और क्या आप मानते हैं कि जन समर्थन कहीं ना कहीं घटा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम विपरीत आया वो जन समर्थन के कारण नहीं था। जो शाहबाद का इलाका मुख्य रूप से, और थोड़ा मगध का इलाका, जो लास्ट फेज में मुख्य रूप से वोटिंग जहाँ था, वहाँ का कारण अलग था। और कारण, बाकी कारण को भी छोड़ दीजिए, तो मोटे तौर पे जो कारण है कि एनडीए का वोट ही डिवाइड हो गया पवन सिंह के साथ। अब जिसके चलते एक जगह ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार जिनका, आरा में क्या था, बक्सर में क्या था, सासाराम में क्या था, इसलिए हम पूरा शाहबाद की बात कर रहे हैं, और लास्ट फेज में मगध में और जहाँ था हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो कुछ भी हुआ, वहाँ एनडीए का वोट ही डिवाइड हो गया। एनडीए का वोट अगर डिवाइड होगा तो कैसे एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत पाएगा? तो उसके चलते हुआ। देखिए, मेरा दावा है आज भी पूरे बिहार में, कुछ पूर्वांचल का इलाका छोड़ दीजिए जहाँ का समीकरण थोड़ा अलग है, जहाँ हर परिस्थिति में कांग्रेस का उम्मीदवार किशनगंज से जीत जाता है, एक आध बीच में अपवाद को छोड़ दीजिए, तब तो उन इलाकों को छोड़ दीजिए, तो बाकी इलाका में
महागठबंधन, क्योंकि मुख्य भूमिका में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन है, तो महागठबंधन की कोई राजनीतिक औकात नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त दे दे, कहीं नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए एनडीए के वोटर को एक साथ इकट्ठा रहना होगा। तो डिवाइड हुआ, जिसके चलते वैसा परिणाम वहाँ हो गया। अब इस बार डिवाइड नहीं होगा तो पक्ष में परिणाम आएगा, बस सीधा गणित है। अब जानना चाहेंगे कि चुनाव पास आ रहा है, करीब आ रहा है, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो हम देख पा रहे हैं बिहार के राजनीतिक मैप पर, नेता वाला जवाब नहीं, नहीं genuine। नेता, हम जेन्युइन जवाब दे रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं, और खास करके चुनाव को ध्यान में, क्योंकि अभी तो बिहार विधानसभा का ही चुनाव है, बाकी राजनीति बाद में होगी, जब होगी तब होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हम पूरे नक्शा पर देखते हैं तो दो गठबंधन सामने सामने दिख रहा है। कोई छोटा कोई बड़ा, वो अलग बात है, लेकिन दो गठबंधन दिख रहा है, एनडीए वर्सेज महागठबंधन। इसके अतिरिक्त मुझको कोई उस तरह का जिसको नोटिस किया जाए नहीं दिख रहा है। मतलब प्रशांत किशोर नोटिसेबल हम भी नहीं किसी है। के बारे में बोल रहे हैं, हम सिर्फ दो गठबंधन दिख रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। कहाँ कोई जनी अब सुराग तो दिख रहा है। जो दिख रहा, प्रशांत किशोर को ऐसे कैसे देखते हैं आप? हम ठीक कह है, रहे मान हैं लीजिए कि- दल का बात छोड़ दें, अब जो हमको दिख रहा है हम उसी के बारे में ना कुछ बोलेंगे, जो दिख ही नहीं रहा है उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करेंगे? मांझी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं, बोल रहे प्रशांत किशोर के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, अचानक से दल बना लिए, इतना लोग जोड़ लिए, पैसा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ी पे गाड़ी दे रहे हैं, बाइक पे बाइक दे रहे हैं, और आप उसी दल, सहयोगी दल के, और आप कह रहे हैं कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं। नहीं तो मांझी जी क्या बयान दे रहे हैं, अब उनकी बयान का समर्थन या उसकी व्याख्या हम थोड़े करेंगे, वही करेंगे। सुनने में आ रहा है मुकेश सहनी को आप लोग लड्डू दिखा रहे हैं, उनके वो भी कह रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू नहीं, हैं, नहीं, इंडिया देखिए, वाले कुछ मेरे घर बात- के बाहर रोज घूमते हैं और बोलते हैं कि वीआईपी का समर्थन मिल जाएगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। देखिए, कुछ बात हवा में होती है, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। जो बात तथ्य के रूप में हमारे सामने आएगी हम उसी पर बात करेंगे। और गपशप में चौराहे पे क्या बात होती है या किसी नेता विशेष ने क्या बयान दे दिया, वो उनका मामला है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, एक ड्रमशल गेम खेलते, रैपिड फायर है, हम आपके सामने कुछ नेता के नाम बोलेंगे, एक खाली आपको वर्ड बोलना है और बताना है, और सबका सेम नहीं बोल सकते आप, और निष्पक्ष हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सेम जवाब होगा तो बोल क्यों नहीं, नहीं कुछ अलग अलग। अच्छा, हम बोलते नीतीश हैं। कुमार, क्या बोलना है इनके बारे मतलब उनको, उनका अगर आप नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है, एक शब्द में बयान में? मन में आता है कि बहुत काम करने वाले नेता हैं। चिराग पासवान, चिराग पासवान भी एक होनहार हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को अभी परिपक्व होने में समय लगेगा। मुकेश सहनी, मुकेश सहनी भी सीख रहे हैं। प्रशांत किशोर। अब नेता का नाम आपने कहा, प्रशांत किशोर नेता नहीं है। नेता का नाम आपने कहा, तो और नेता का नाम लीजिए, हम बोलेंगे। जवाब हमें मिल गया।